नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे 2021 के बजट को लेकर, क्योंकि जाहिर तौर पर आपको बताते चलें कि बजट की वजह से ही काफी ज्यादा जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर लोगों के सामने आ रही हैं। विपक्ष लगातार आरोप जो है वो लगाता हुआ नजर आ रहा है कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से बजट पेश किया गया है वो माकूल नहीं है। और अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये बजट किस तरह से काम करेगा, क्योंकि सरकार बार बार दावे करती हुई नजर आ रही है कि बहुत ही अच्छे से बजट जो है वो पेश किया गया है, गरीब लोगों को फायदा होगा, मिडिल क्लास लोगों को यहां पर फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से कोविड-19 ने अपनी गिरफ्त में पूरे देश को यहां ले लिया था और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई दिख रही थी, लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को संभाला जाएगा आने वाले समय में। तो चलिए सीधा रुख करेंगे सबसे पहले कश्मीर, और कश्मीर से सनम एजाज हमारे सहयोगी बजट को लेकर ही पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ मूलभूत सुविधाओं से कश्मीर के अंदर लोग किस तरह से वंचित हैं, देख लीजिए। पानी, बिजली और सड़क, ये तो पुराने मुद्दे हैं और बुनियादी मुद्दे हैं, और इन पे कश्मीर में कई सालों तक सियासत भी होती रही है। लेकिन सियासत होने के साथ साथ उसमें कोई ख़ास तरक्की तो नहीं देखने को मिली। लेकिन अब 4G पर भी बात हो रही है, और 4G के रेस्टोर होने पर जहां कश्मीर में अच्छा खासा तबका भी इसका स्वागत करते हुए इस सरकार के इस कदम की तारीफ भी करे, वहीं 2 राज्यसभा मेंबर, कुलगाम के मेंबर साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर के राज्यसभा मेंबर नान ने आज रियासत के एलजी से मुलाकात करके उनका शुक्रिया 4G को लेकर भी किया। लेकिन सारे के बीच में जहां सेहत की बात आती है तो डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के प्रेसिडेंट निसारुल हसन ने आज एक ज़बरदस्त इंकशाफ करते हुए ये भी बताया है कि कश्मीर के अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट अस्पताल में, जिस तरह से सिजेरियन के नाम पर लगातार और सिर्फ ऑपरेशन ही किए जाते हैं, वो भी एक काबिल तवज्जो ही नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त इंकशाफ है, और उस पर गौर करने की ज़रूरत है। कश्मीर के लगभग सभी प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों में दर्द ज़ह में मुब्तला खवातीन को अक्सर तरजीह सर्जरी के लिए दी जाती है, और डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन ने आज हमारे साथ बात करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि एक मिली भगत और ड्रग माफिया से लेके कश्मीर में जो माफियाज हैं वो इससे के पीछे हैं, और वही लोग डॉक्टरों को पैसा कमवाने के लिए ये सब कुछ करवा रहे हैं। श्रीनगर के अस्पतालों से ले सरकारी से लेके प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ ड्रग माफिया के हवाले से ड्रग्स के नाम पर भी सवालात उठते रहते हैं, वहीं मेडिकल इक्विपमेंट्स पर भी कीमतों की बहुत ज़्यादा तादाद, बड़ी कीमतें होना भी सरकार के लिए एक चुनौती है। और सरकार को सब ने मशवरा यही दिया है कि अस्पतालों में जो सर्जरीज वगैरह होती हैं उसके हवाले से एक वाइट पेपर जारी किया जाए और अकाउंटेबल बनाया जाए, ताकि ये सबको लोग क्यों इसकी तरफ जा रहे हैं। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मुगल गार्डन, और मुगल गार्डन में भी पर्यटकों का आना जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि धारा 370 और 35 से संशोधित होने के बाद से ही टूरिस्ट यहां पर आना बिल्कुल कम कर चुके थे, और उसके साथ ही जब कोविड-19 आ गया तो उसके बावजूद भी लोगों का जो दारोमदार था वो खत्म होता हुआ नजर आया। लेकिन एक बार फिर से अगर आपको मुगल गार्डन का यहाँ पर रुख कराया जाए, एक बार विजिट कराया जाए, तो आप देखिए कि किस तरह से बाहर से लोगों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है। इरफान क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। दुनिया भर में साइबर क्राइम और साइबर क्राइम के साथ साथ बात करें तो साइबर सेल काम कर रही है, और वादी कश्मीर के साइबर सेल से भी अब यही खबर आ रही है कि 2G के साथ साथ काफ़ी सारी सिचुएशन हैंडल तो की है, अब 4G के मामला वादी कश्मीर में शुरू हुए हैं, और किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए साइबर पुलिस हमेशा तैनात और रेडी रहती है। फिलहाल जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस वक्त स्पेशल वॉच चल रहा है, और वॉच के साथ साथ साइबर पुलिस का यही मानना है कि जिस तरीके से पिछले बारी भी कुछ वीडियोस वायरल हुए थे और उन लोगों पर शिकंजा कस दिया था, तो इस बारी साइबर पुलिस के एसएसपी जिहां ताहिर अशरफ का खास बयान कि पहले अगर बात करें तो जितने भी वीडियोस हैं उन्हें आप वायरल ना करें, क्योंकि वेरिफिकेशन ज़रूरी है। वेरीफाइड वीडियोस या साथ ही साथ कोई भी पोस्ट हो तो उसके लिए कोई एतराज़ात नहीं है, मगर जब कोई वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होती है और कुछ वीडियोस को अपलोड भी किया जाता है जिससे समाज में काफ़ी ज़्यादा बुराइयां और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है, उस शिकंजे को कसने के लिए साइबर पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। और जब से 4G शुरू हुआ है और 4G को लेकर अब साइबर पुलिस का यही मानना है कि 2G के साथ साथ हम काफ़ी एक्टिव थे, मगर अब 4G के साथ साथ एक्टिव एवरी टाइम हम रहेंगे। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर।
चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं और श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहाँ हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है, देख लीजिए। आज हम बात करेंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे कि 2021 में अब रणजी ट्रॉफी के मुकाबले हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आएंगे। क्या वजूहत है, इस पर हमारे साथ कुछ देर बाद एक्सपर्ट जुड़ेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ पर हमारी नज़र रहेगी, इंग्लैंड और भारत की सीरीज़ पर हमारी नज़र रहेगी, और भी कुछ मामला चले। लेकिन शुरुआत करते हैं रणजी ट्रॉफी की इस बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, रणजी ट्रॉफी में अमूमन आपने देखा होगा दूसरी जंग अजीम से लेकर बहुत सारे मुश्किलात उतार चढ़ाव मुल्क में हमने देखे, लेकिन रणजी ट्रॉफी का सीरीज़ जो था वो कभी मुतासर नहीं हुआ। रणजी ट्रॉफी को लॉन्गर फॉर्मेट के लिए एक बेस कैप माना जाता है, नर्सरी मानी जाती है। जब आप 4 दिन तक विकेट पे ठहरेंगे, उसके बाद आप 5 दिन वाला क्रिकेट जो है उसको अडॉप्ट कर पाते हैं उस माहौल को। अब ये मुकाबले नहीं होंगे इस साल कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, या अब की बार इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले IPL में खेले जाएंगे, या अब की बार कुछ और मामला हैं जिनको लेकर अब ये मुकाबले। हमारे साथ फ़िलहाल जुड़ने के लिए समीउल्लाह बेग है, साबिक रणजी ट्रॉफी कप्तान, जम्मू कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेग साहब, पहले सवाल होगा कि ये रणजी ट्रॉफी के मुकाबले नहीं खेले जाएंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा डोमेस्टिक कल्चर क्रिकेट का था उसको मनफी चोट तो पहुँचेगी। शुक्रिया तजम्मुल साहब। बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक फ़ैसला लिया है BCCI ने। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से एक कर्टेल्ड रणजी ट्रॉफी बनती थी, नॉकआउट बेसिस पे ही खिलाते। अगर वो बबल का प्रॉब्लम आ रहा है तो नॉकआउट पे खेल सकते थे, मगर रणजी ट्रॉफी का होना एक बदकिस्मती मानी जाएगी पूरे इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, क्योंकि अभी जो भी इस वक्त टेस्ट पोजीशन में है इंडिया, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है, और अगर उसी स्ट्रक्चर को बाईपास करेंगे तो फिर तो नुकसान आएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हम सोशल मीडिया पर, क्रिकेट स्पोर्ट्स चैनलों पर देखते हैं, कहते हैं कि बहुत सारा नुकसान इससे हमारे जो स्टाफ होता है, हमारा ट्रेनर है, हमारा कोच है, हमारा स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट, बाकी लोग हैं, किस तरह से उनके फैमिलीज़ और उनका जो घर है वो भी तो मुतासिर होगा। नहीं, उनकी भरपाई कर सकते हैं। जैसे इससे पहले भी BCCI ने कहा कि हम विल टेक केयर ऑफ देम, वो तो वो जानते हैं पैसों के लिहाज से वो किसी को नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से नुकसान हो गया। जो विजय हजारे ट्रॉफी वो करने जा रहे हैं उससे बहुत ही बेहतर था कि अगर वो नॉकआउट बेस पे रणजी ट्रॉफी कराते, अगर उनको बबल सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही थी। अदरवाइज़ रूटीन रणजी ट्रॉफी भी हो सकती थी, ऐसा बहुत लोगों का मानना है और मेरा भी ऐसे मानना है। आप चूँकि रणजी ट्रॉफी में आपने भी अपनी शुरुआत करियर की वहीं से की, बल्कि जो आपकी इंतहा और इब्तिदा वो रणजी ट्रॉफी थी, आप बताइए अपने तजुर्बे के हिसाब से कि इससे एक आम खिलाड़ी को 4 दिन विकेटों पे ठहरने का जो एक नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन कर सकता है? देखें, इसमें पूरा साल एक खिलाड़ी बहुत मेहनत करता है 4 डे क्रिकेट के लिए, क्योंकि ये T20 और 1 डे की प्रिपरेशन से बड़ा मुख्तलिफ होता है इसकी प्रिपरेशन। अब अगर उसने इतनी सारी प्रिपरेशन की है, नेट्स में इतना ग्राइंड किया है, और लास्ट मोमेंट पे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि वो अपनी वो स्किल दिखाने की, बहुत अफसोसनाक बात है। बहुत लोगों के दिल टूट गए होंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि एक दूरअंदेशी वाला फ़ैसला नहीं लिया है BCCI ने। अब जब इसका दूसरा पहलू देखेंगे कि 3 से 4 महीने तक क्रिकेट खेली जा रही है, क्या अब ये हम माने कि 5 दिन का क्रिकेट, 50 ओवर का क्रिकेट, जब IPL ने बहुत ज़्यादा बोलबाला दिखाया, क्या माने कि इस साल हीला बहाना हो सकता है, अगले साल से ये सारा सपना जो है ख़त्म हो जाएगा, शायद कॉल ऑफ किया जाएगा इस तरह के टूर्नामेंट्स? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर सच ए थिंग। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इंडियन क्रिकेट का। कॉल ऑफ तो नहीं कर सकते हैं, मगर 1 साल की भरपाई नहीं हो सकती है इस 1 साल की, क्योंकि इस 1 साल में कितने लोग कितने विकेट्स लेते, रन्स करते, और ये 1 साल हर एक प्लेयर के रणजी ट्रॉफी करियर में कम हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे बताएं कि अब ये जम्मू कश्मीर से हम बात करें, इस साल हमने देखा कि T20 मुश्ताक मेमोरियल में हमने ख़ुद को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में देखा कि शायद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। किस हद तक आप मुतमईन हैं ये जो कारकर्दगी 1-2 मैच जीत कर उन्होंने दिखाई? देखिए, बेहतर कारकर्दगी होती है अगर बड़ी टीमों को आप हराएंगे, तब आपकी बेहतर कारकर्दगी होती है। त्रिपुरा को हराना या दूसरी अपने जैसी टीम को हराना, वो उतनी बड़ी कारकर्दगी नहीं होती है। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हो गई वो ये है कि
जो बड़ी दो टीमें हैं, पंजाब और दूसरी टीम, उसके साथ कन्विंसिंगली हार गई। 10 विकेट से हारना और 40-50 रन से हारना एक T20 में बहुत बड़ी बात होती है। JKCA को दोबारा अपनी जो उनके सिलेक्शन प्रोसेसेस हैं और जो उनके प्रोसीजर्स है उस पर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए फॉल्ट कहाँ पे है, ताकि टीम बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। एक सवाल, इस साल टीम की कारकर्दगी को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा था, अखबारात में चर्चा था। हालांकि मैं पहले भी बताता आया हूं कि जम्मू कश्मीर के अखबारात, जम्मू कश्मीर का सोशल मीडिया बहुत कम इन चीज़ों की तरफ जाता है, सियासी अमूरात में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्रिकेट की सिलेक्शन पर जम्मू के अखबारात से लेकर कश्मीर के मौखर अखबारात बहुत कम लिखते हैं या लिखना नहीं चाहते हैं। क्या सिलेक्शन अब की बार, जिस वक्त सिलेक्शन टीम जब लिस्ट आई तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा था कि परवेज़ रसूल एंड इस कंपनी जो है ज़्यादा अच्छा टीम लेकर नहीं जा रहे हैं, आपकी सोच भी यही थी? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है क्रेडिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। मतलब जो सिलेक्शन आपके सिलेक्टर्स कर रहे हैं, पहले उनकी क्रेडिबिलिटी देखनी होती है कि कौन सिलेक्शन कर रहा है। अगर वो सिलेक्शन, उनकी क्रेडिबिलिटी सही है, वो अपने करियर में सिंसियर और ऑनेस्ट रहे हैं और अपराइट रहे हैं, वो रबर स्टैप्स नहीं रहे हैं अपने जब वो खेल रहे थे, और जो एज एनी ऑफिस बियरर उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो फिर ऑटोमेटिकली उनकी जो सिलेक्शन है उस पर आप उतना संदेह नहीं करते हैं। चलिए, उसके साथ ही रुक कर लेंगे जिला राजौरी का, और राजौरी से भी जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जमशेद मलिक क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल से लोगों के आर पार जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पुंछ के शाहपुर मंदार इलाके से एक और फैमिली ने दावा किया है उनका बेटा 12 तारीख दिसंबर को लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया, जहां उन लोगों की तरफ से पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उनके बेटे को वापस लौटा दें। हालांकि अगर हम दिसंबर के महीने की बात करें तो दिसंबर के महीने में इस तरह के मामले बहुत सारे सामने आए, जहां इससे पहले पाकिस्तान की 2 सगी बहनें और एक लड़का भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, जिसको बाद में वापस पाकिस्तान की सरकार के हवाले कर दिया। वहीं हमारी तरफ से एक लड़की और एक लड़का भी इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए थे, जिनको हमारे पाकिस्तान सरकार ने वापस हमारी सरकार के हवाले कर दिया। वहीं शाहपुर मंदार की एक फैमिली ने दावा किया है कि उनका बेटा 12 दिसंबर को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान चला गया और उनके बेटे को वापस लौटा दिया जाए। मगर बड़ा सवाल यह है कि पिछले 1-2 महीने से इस तरह के मामले बहुत सारे सामने आ रहे हैं, जहां लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके बेटे लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर चुके हैं। उसके बाद ये मामले क्लियर भी हुए और उन लोगों को वापस भी लौटा दिया गया। मगर बड़ा चैलेंज ये है कि ये लोग किस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके चले जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल और भी खड़ा करता है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सख्त होती है। एक ही बच्चा था, उसका नाम है मोहम्मद जावेद, तो वो उसको ज़हनी प्रॉब्लम थी, तो वो कई बार घर से कहीं बार वो निकल जाता रहा और पकड़ कर ले आते रहे। रात को भी कहीं सूट में जहाँ भी उसको दौरा आता था वो निकल जाता था, तो उसको हम पकड़ कर ले आते थे। तो उस दिन भी ऐसा 1 बजे उसको कोई दौरा ऐसा आया कि हमको, मैं तो घर में था नहीं और लड़की थी, तो उसको दौरा आया तो वो घर से निकल गया। तो निकल के वो कहीं चला गया, हमने सोचा कौन से चला गया, यहाँ होगा अपने रिश्तेदारों बहन के। तो पता लगाया तो वो नहीं मिला, ना पुलिस में मिला तो ना रिश्तेदारों के। तो बाद में हमें पता लगा कि वो बॉर्डर क्रॉस करके पार चला गया। तो लिहाजा मेरी अपील है हिंदुस्तान हुकूमत के आगे भी और पाकिस्तान हुकूमत के आगे भी, मेरे एक ही लड़का है और उसको, मेरे लड़के को वापस करें तो बहुत मेहरबानी होगी। तो उनकी 2 लड़की और एक लड़का आ गया था और बाइज़्ज़त यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने वापस किया, अच्छे ढंग से वापस किया। और मेरे लड़के को भी, उनको पाकिस्तान हुकूमत को अपील है कि मेरे लड़के को वापस करें। मोहम्मद जावेद लड़कों मेरो है और उसने ज़हनी प्रॉब्लम थी, उसने फिर हो जाए तो फिर रात भी निकल जाए तो जिन्हें पकड़ कर ले आवा था, कैड़ी भी चले जाए तो हम पकड़ कर ले आवा था, जिन्हें गिराम फिर हो जाए तो उरे पर है सब न पतो लग गया तो पकड़ लिया था। उसने नहीं पतो लगो, बारिश थी, धुंध थी, बाहर निकला जैसा। हमने यही सोचे शायद नहीं, छठ तो बाद हम देखने लगा, लौट लगा, हमने नहीं लगो, हमने क्या पुलिस चले गयो, पुलिस चले गयो या रिश्तेदारों के चले गयो। बाद में पतो लाए सारे किधर नहीं हमने मिले। फिर शाम तक हमने ठीक करी, कख नहीं। 10 बजे हमने दूसरे दिन 10 बजे तो नहीं हमने लोड करी,
नहीं लबो बाद में पता लगो जो पाकिस्तान चले गए, बॉर्डर क्लास हो गई। लिहाजा एक बच्चो है, पाकिस्तान की हुकूमत अगर भी हमारी अपील है, हिंदुस्तान की अगर भी अपील है, जब वापस होना चाहिए, वापस बुलाना। उनकी 2 लड़कियाँ आई थी और एक लड़को आया तो वापस काट छिड़े। वो एक लड़को उन्हें भी वापस करे, लेकिन वो वापस नहीं करे, उसने वापस काट छिड़े। यह पाकिस्तान की हुकूमत अगर अपील है हमारी, और उसका सहारा तो बगैर हमना सारो किसी को नहीं ना। और कोई बच्चों है, बच्ची है सिर्फ है, एक बच्ची है मेरा को है, और भाई है मेरा, भाई है वो चला गया था, उसको कुछ नहीं प्रॉब्लम है। घर से वो निकला तो वैसे निकल जाता था, रात भी दिन भी उसको हम वापस ले आते थे। तो उस दिन उसका नहीं पता लगा, हमने सोचा किसी रिश्तेदार के घर होगा या पुंछ होगा, तो पता लगाया, नहीं मिला। तो फिर पता लगा उसका कि वो बॉर्डर क्लास कर गया। तो हमारी आज यही अपील है कि उसको वापस करें। एक ही भाई है, ये 2 है उसकी, एक अम्मी है, अब्बू है, एक उसकी बीवी है, तो हम 3 बहनें हैं। तो भाई एक ही है, तो हमारी यही अपील है कि उसको वापस करें। गलती से वो चला गया तो उसको वापस करें, गलती की माफ़ी होती है, और क्या कर सकते हैं। जहाँ तक बैक टू विलेज का मसला रहा, हमारे इन्हीं लोगों ने बैक टू विलेज जोश खरोश से मनाया। मगर बैक टू विलेज में जब यहाँ पे हमारी फायर सर्विस का जब मसला था, एज ए BDC चेयरमैन, एज ए सरपंच मैंने यहाँ पे जब काम किया था, तो एज ए सरपंच हमने वो फायर सर्विस यहाँ की जीज़त शेरी ने सेंक्शनड हुआ है। गौरल साहब ने हमारे सेक्रेटरी मैम को दिया हुआ भी है, उसका वो मेमोरेंडम जो हमारा था उसकी अथॉरिटी भी हुई है। मगर कुछ चंद शायद मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादत हैं हमारे बोनियार के लिए, जो डेवलपमेंट के लिहाज से, काम काज के लिहाज से भी इग्नोर किया जाता है। और बोनियार में अभी तक फायर टेंडर नहीं है। खुदा के लिए इस बात को आला हुकाम तक पहुंचाएं आज की ही डेट में कि बोनियार को फायर टेंडर आज ही इशू हो जाए। और लास्ट में हम क्या करते हैं, हमारा एक फायर टेंडर जो है उड़ी में है, दूसरे जो है बारामूला में। 22 किलोमीटर बारामूला से इधर तक है और 26 किलोमीटर उड़ी से इधर तक है। जब तक वो यहाँ पहुँचते तब तक इलाका राख होता। मैं आज इधर से ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन जवानों को, जिनमें ये सलाहियत है कि हर दुख में ये काम आते हैं, इनको अल्लाह ताला ज़िंदगी बख्शे। गिलासों में भी इन्होंने पानी लाया, बाल्टीनों में भी इन्होंने पानी लाया। ये अब्दुल अहद का मकान नहीं जला है, ये मेरा मकान जला है, सब इलाके का मकान जला है और कुछ भी नहीं इनके घर में बचा। आप देखते हैं कि इनके बच्चे, इनकी औरतें इश्कबार हैं और यही मुतालबा करते हैं। ये तो अल्लाह की तरफ से है, सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन सरकार का ये काम है कि लोगों की सहूलियत के लिए काम किया जाए, ग्राउंड लेवल पर काम किया जाए। आप देख लीजिए इलाके के सब लोग, इसमें बोनियार इलाके के लोग नहीं हैं, हमारा सबसे बड़ा इलाका यहाँ दुदरन का सरपंच भी यहाँ पहुँचा है, वहाँ के पंच भी और इज्जत लोग भी यहाँ हर इलाके के पहुँचे हैं कि अब्दुल अहद का मकान नहीं जला है हमारा। लिहाजा हम ये आपके माध्यम से एहतिजाज एक दर्ज कर रहे हैं कि खुदारा इस फायर टेंडर को बोनियार में भेजने से क्या हिचकिचाहट है, जबकि गवर्नर साहब ने खुद ये कहा कि इसका कर देंगे हम काम। अगर सैंक्शन हुआ है तो इधर भेजने में हमें तहसील में जगह है। हमारे तहसीलदार साहब ने कहा कि मैं तहसील में जगह दूंगा, SO साहब ने कहा कि मैं थाने में जगह दे दूंगा। लोग ये कहते हैं कि हमारे जो है लगातार हो रहे हैं यहाँ पे बोनियार के इस तहसील में। अगर पिछली दफ़ा जो बैक टू विलेज में जो है लोगों ने आपके साथ बात की फायर टेंडर के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन नहीं है, तो उस हवाले से अगर देखा जाए काफ़ी सारी मुश्किलात हो रहे हैं। तो कब तक इन पसमानदा लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? देखिए इरशाद साहब, ये जो इलाका बोनियार है काफ़ी बड़ा इलाका है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे एक फायर सर्विस स्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी दफ़े लोगों ने भी और हमने भी अपने दायरे के अंदर ये प्रपोज़ल रखा हुआ है गवर्नमेंट के पास। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रपोज़ल है यहाँ के फायर सर्विस स्टेशन का, वो सरकार की अवलीन तरजीहात में से है, तो ये अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। तो इसमें अभी ज़्यादा देर नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इसमें अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो ये लग जाएगा यहाँ पे। फायर सर्विस के हवाले से बात करें तो इनको मुआवजा, जी मुआवजा जो है तखमीने के तहत, ज़ाब्ते के तहत, तो वो हम बना रहे हैं, हमारे एहलकार यहाँ लगे हुए हैं, वो तखमीना लगा रहे हैं। तो उसमें जो भी होगा, जितना भी पॉसिबल होगा हमारी तरफ से, तो उतनी मावनत हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो कब तक इनकी जो मांग है ये पूरी हो जाएंगी, क्या उम्मीद रखेंगे? मुआवजा और रिलीफ जो भी है इसमें डिज़ास्टर के तहत जितना भी इसमें होता है तहत ज़ाब्ता, वो तो मिल ही जाएगा।
तो लेकिन उसके अलावा और भी मैं गुजारिश करूंगा जो यहाँ के इनके हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, यहाँ के इज़्ज़त लोग हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँ कि वो भी आगे आ जाएं, वो भी थोड़ा अपनी तरफ से डार्स बनाएं जो भी पॉसिबल होता है, क्योंकि ये दो बड़ी फैमिलीज़ हैं इनके, बड़ी मैंने सुना है कि इनके फैमिली मेम्बर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। तो हम भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे इनको फिर से रिहेबिलिटेट करने की। तो हमारे अहलकार काम कर रहे हैं इस वक्त, तो इंशाल्लाह इनको हम नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ ही लेके चलेंगे, इन द सेंस कि इनको फिर से उठना है, फिर से गुजर बसर करना है, तो हम इनके साथ साथ हैं। बिजली के हवाले से इलाके में अब आपने देखा होगा कि जो बर्फबारी हुई इस साल कदरे ज़्यादा हुई और उस वजह से किसी हद तक दरहम बरहम हुआ सारा सिस्टम, लेकिन आज की डेट में सारा वापस ट्रैक पे आ गया है। बिजली, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बिजली और रोड्स वगैरह सब बहाल किए गए हैं। तो इस इलाके की एक स्पेशल एक रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं और इनकी एक डिमांड भी रही है कि जो NHPC के यहाँ पे तनसीबात हैं वहाँ से जो पावर जनरेट होता है तो उसमें से एक छोटा हिस्सा मांग रहे हैं काफ़ी टाइम से, और चूँकि इनकी ज़मीनें इसके अंदर हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो वो हम समझते हैं। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जम्मू, और जम्मू में तरह से आज फिर से धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई। ये रोड को मेरे ख्याल 30 साल हुई है, रुक पई होनी है, सानू तो चेता ही भुली गया किन्ना चिर होई है। ते इधरे जी आवाजाही बहुत, देखो तक रुके देखो किन्ने मोटरसाइकिल किन्नियां गड्डियां लगदियां ने, लेकिन रोड स्वांखे कनैक्ट करता है। जेह्ड़े लोग कुजवानी दा चलदे ना बिच्चे बिशनाह गी, ओह् सब इधरे आंदे ने, RS-पुरे दा लोग जेह्ड़े आंदे ने ओह् बी इधरे बिच्चे जंदे ने इत्थूं दा। ते इस रोड दी हालत दिक्खी लैओ तुस, गौरमेंट कोई बनाई दे सानू ते चंगी गल है। इत्थै ते गड्डियां पुट्ठियां इधर उधर खाल ने, खाले गड्डियां पुट्ठियां। चकबाना जट्टा को सड़क जाती है, ये मेरी पंचायत की वार्ड नंबर 7 है और डिस्ट्रिक्ट जम्मू का ये लास्ट गांव है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सांबा शुरू हो जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ख़राब हालत में ये सड़क है। जैसा ये हमारे पंच जी हैं मदन लाल जी, इन्होंने बताया कि 30 साल पहले यहाँ ब्लैक टॉपिंग हुई थी। तो ऐसे ख़राब हालात में जब कनेक्टिविटी इतनी पुअर है, लोगों का आना जाना कैसे पॉसिबल है? यहाँ से जो बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं किस तरह से पहुँच सकते हैं? ना कोई यहाँ आने जाने के लिए ऑटो और गाड़ी है, क्योंकि इतने ख़राब सड़क पे कोई ऑटो वगैरह तो चला नहीं सकता है। तो बहुत बड़ी ये समस्या है। हमने डिफरेंट काउंटर्स पे इसको रिप्रेजेंट भी किया है। ऑनरेबल DC मैडम को भी हमने इसके लिए लिखा था और उन्होंने एस्टिमेशन वगैरह भी करवाई है इस सड़क की। और LG साहब को भी हमने, एडवाइज़र साहब हैं जो LG के, उनको भी हमने लिखा है। ये रोड बंद है, मतलब इधर का लोकल सर्कल है वो ज़्यादा चीज़ है और हाईवे पर ट्रैफिक बहुत घट होती है, क्योंकि सारा रोड है जो लोकल पिंडा में बहुत जोड़ता है। सर विजयपुर तो आरसपुरा तक ये रोड किन्ने ग्राम की लिंक करता है? ये सर घट तो घट 50 तो ज़्यादा ग्राम इस रोड में। हाँ जी, जोड़ा भी है विजयपुर तो जिन्ना भी है सांबा डिस्ट्रिक्ट का, मतलब ये आरसपुरा ना जोड़ पूरा। आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हमारे हिंदुस्तान में तमाम स्कूल तकरीबन 1 साल तक बंद रहे और इसमें जम्मू कश्मीर यूटी के भी स्कूल बंद रहे। तो स्कूल अब खुलने का हुक्म सादिर हुआ है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑनरेबल गवर्नर साहब की तरफ से। तो आज हमने पूरे यूटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे बुलाकर हम उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम राय ले रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं। जो हमारे बच्चों का 1 साल का जो तालीमी नुकसान हुआ है, उस एकेडमिक कैरियर, उस एकेडमिक लॉस को हम कैसे फुलफिल करें अपने स्कूलों में, ताकि हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनका मुस्तकबल चमके। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, और इस महंगाई ने हर नागरिक को परेशान करके रखा है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, गरीब परेशान, गरीब की महिलाएं परेशान, जिनको चूल्हा जलाना है वो बहुत परेशान है। रसोई का बजट बिगड़ चुका है और हमारी आज पुरजोर अपील है सरकार से कि मोदी सरकार होश में आओ, गरीबों को बचाने का प्रयास करो, गरीबों को मारने का जतन मत करो, क्योंकि इस महंगाई ने
हर देशवासी को परेशान करके रखा है। देश के हालात साजगार नहीं है, होश में आ जाओ, वरना यही लोग आपको जिसने कुर्सी दी थी, यही लोग कुर्सी आपकी वापस लाएंगे। इस बारे में कि हमारे SRO 43 के केसेस हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी साहब के टेबल के ऊपर आज 2 साल से पड़े हुए हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे केस को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, देख नहीं रहे, दूर चाट रहे हैं हमारे केस। हमारे केस आज 2 साल से चीफ सेक्रेटरी साहब के टेबल पे पड़े हुए हैं। हम बार बार चीफ सेक्रेटरी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे मिलते नहीं हैं। हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमारे केस का आगे क्या होगा। अब हम चीफ सेक्रेटरी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारे जो केस किए हुए हैं SRO 43 के, जिनमें से एक चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद भी केस किया हुआ है और वो केस और शबीर अहमद का केस है, वो पूंछ का लड़का है, उसका चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद केस किया। हम चाहते हैं जैसे आपने उसका केस किया, ऐसे हमारे SRO 43 376 के जो पुलिस पर्सनल के केस हैं। देखते रहिए कार्यक्रम।